गुड मॉर्निंग सभी को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड। ठीक, तो कल कुछ हम लोग हल्का फुल्का से इंट्रोडक्शन से संबंधित हैं, बात किए थे इस पे। और इसी के अगर विकास की बात करें हम लोग कि डेवलपमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कैसे कैसे डेवलप हो रही है ये। डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो यहां तक देखिए हम लोग सीख चुके थे कि 1950 का जो दशक है वहां से इसको यानी इसकी प्रारंभ की गई थी और भूगोल में एक नवीनतम ब्रांच के रूप में इसको स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यानी 1950 से अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड कहीं पर ना तो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी ना कुछ होता था इससे संबंध में। ठीक, तो एक यूनिवर्सिटी आपका है विस्कॉन्सिन। कौन सा है? विस्कॉन्सिन। तो कोई बताएगा विस्कॉन्सिन जो प्रदेश है किस राज्य में पाया जाता है? क्यों प्रसिद्ध था विस्कॉन्सिन, बताएंगे कोई और? विस्कॉन्सिन अमेरिकन हिमयुग जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो वहां पे आपका ये आता है। ये अमेरिका का मैप खोलेगा आप लोग, अमेरिका का मैप खोलेगा तो वहां पर आपको विस्कॉन्सिन आपको मिलेगा। आपको ये मैनीटोबा जो प्रांत है, मैनीटोबा प्रांत उसी के जस्ट नीचे आपका साउथ में मिलता है विस्कॉन्सिन्स। मिल गया सभी को? हाँ, सुपीरियर हिल के साथ। और ये हिमयुग का सबसे अंतिम था आपका। ये हिमयुग का क्या था? सबसे अंतिम। विस्कॉन्सिन से पहले कौन सा काल आता है आपका? इलिनायस। तो इसी के साउथ में आपका देखिए मिलेगा इलिनायस प्रांत मिलता है। इलिनायस है प्रांत। इलिनायस से पहले कौन सा हिमयुग आता है? कंसास। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपको कंसास मिल जाएगा, यहाँ पे कंसास प्रांत मिल जाता है। और सबसे प्रारंभिक आपका कौन सा आता है? नेब्रास्का। यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? नेब्रास्का। तो इस तरह से देखिए क्या है आपका ये यूएसए के यानी 4 प्रांत हो गए मूल रूप से। यूएसए के 4 प्रांत हो गए, या ये कह सकते हैं जो ब्रूकनर और पेंक की जो थ्योरी आती है, ब्रूकनर और पेंक का जो थ्योरी आता है, इन्होंने क्या दिया था कि सिनोजोइक कल्प में हिमयुग की परिकल्पना की बात की थी इन्होंने। कब की बात है? सिनोजोइक कल्प में। सिनोजोइक कल्प में किसकी बात कर रहे हैं? ये हिमयुग की बात करते हैं। और इनका जो वर्गीकरण आता है वो किसमें आता है? यूरोप के हिमयुग की बात करते हैं। गुंज, मेंडल, रिज और ये। तो एक तरफ जहां पे देखिए यूरोप के यानी हिमयुग का वर्गीकरण आता है तो वहीं पर दूसरी ओर क्या आता है? अमेरिका के हिमयुग की बात करते हैं। तो वहां पे 4 प्रांत है और चारों प्रांतों में जो हिमयुग का विस्तार हो रहा उनसे कोरिलेटेड। तो यहां से आपका क्या होगा? नेब्रास्का। इसी को एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे आप लोग? ऐसे यानी घुमा देंगे आप, और सॉरी क्लॉकवाइज नहीं, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए आप इसको। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? नेब्रास्का। नेब्रास्का के बाद कंसास, कंसास के बाद इलिनायस, और इसके बाद क्या आ जाएगा? विस्कॉन्सिन। उसके बाद है विस्कॉन्सिन आपका जाता है। तो जो विस्कॉन्सिन है तो विस्कॉन्सिन में एक आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं। और इसी विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति है जो कि वहां पे प्रोफेसर थे वो, और उस प्रोफेसर का नाम क्या था? गैलन त्रिवार्था, जेटी त्रिवार्था, गैलन त्रिवार्था। फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसे कहा गया है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फादर ऑफ है पॉपुलेशन ज्योग्राफी गैलन त्रिवार्था को यानी कहा जाता है ये। ठीक,
और इन्होंने सबसे पहली बार 1953 में भूगोल को एक सिस्टमैटिक ब्रांच के रूप में लॉन्च किया था ये, या ये कह सकते हैं इसी यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार स्नातक की जो पढ़ाई स्टार्ट की गई थी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो कहां से की गई थी? यहीं पर आपका है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से, यानी ये प्रारंभ की गई है ये, ठीक। और 1969 में इन्होंने क्या कर दिया कि एक पुस्तक की रचना भी कर दी है, ए पॉपुलेशन ऑफ ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन। ए ज्योग्राफी ऑफ ए पॉपुलेशन की रचना। तो ज्योग्राफी पर जो है पहली बार जो पुस्तक इनकी आती है वो कौन सी है? ए पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी। क्वेश्चन खूब आया हुआ है, बुक का नाम भी पूछा गया है, कौन सा भूगोलवेता है जो इसको एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित करता है? तो त्रिवार्था महोदय हैं। किस देश से संबंधित है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका के भूगोलवेताओं के रूप में ये जाने जाते हैं ये, ठीक। हाँ, यूएसए से रिलेटेड, ठीक। और इन्हीं को यानी नाम दिया जाता है फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक। और इसके अलावा इनका फिजिकल ज्योग्राफी में भी काफी ज्यादा योगदान है। त्रिवार्था का जलवायु का वर्गीकरण हम लोग इसी में पढ़ते हैं। तो ग्लेन त्रिवार्था, तो ध्यान में रखना है इसको बढ़िया से ये। तो इनकी जो देखिए जो पुस्तक आई थी ए ज्योग्राफी ऑफ ए पॉपुलेशन, ये किस पर था? आपका वर्ड पैटर्न पर लिखा था, ध्यान रखिएगा। यानी केवल अपने क्षेत्र पर ही ना लिख करके विश्व व्यापक के रूप में लिखा था ये सबसे बड़ी चीज था ये, कि पहली बार इन्होंने पुस्तक को लिखा 1969 में, और कहां पर है? विश्व व्यापक के रूप में इन्होंने बात किया था ये, ठीक। तो इसके बाद देखें, अगर हम लोग पॉपुलेशन की बात करें हम लोग, तो एक फ्रांसिस बेकन नाम के व्यक्ति थे। फ्रांसिस बेकन, इन्होंने सबसे पहली बार पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग किया था ये, ठीक। पॉपुलेशन शब्द की अगर बात करें कि किसने यानी प्रयोग किया है, तो क्या उत्तर बताएंगे? फ्रांसिस बेकन नाम के व्यक्ति ने पॉपुलेशन शब्द का यानी प्रयोग किया है। फिर बात आती है कब किया था इन्होंने, तो ये लगभग 1600 आपका 60 है। के आसपास की, ठीक। तो इस तरह से जनसंख्या जो है आपका शब्द इनके द्वारा, फ्रांसिस बेकन के द्वारा ये प्रयोग किया गया था ये। ने पूरा जो नाम है इनका ए पॉपुलेशन, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, वर्ड पैटर्न, हाँ वो अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न करके आता है इनका पूरा नाम ये। यहाँ पे जो पुस्तकें हैं बहुत सारा आपको ऐसे मिलेगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ए पॉपुलेशन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक। इस तरह से बहुत ज्यादा मिलेगा, कंफ्यूजन वाला ये। तो इनका जो पुस्तक का नाम जो ध्यान रखिएगा, तो पूरा नाम क्या था? ए पॉपुलेशन ऑफ ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न करके आता है ये पूरा का पूरा, ठीक। विश्व पर यानी ये लिखी गई है ज्योग्राफी की पुस्तकें आपका ये है। ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न आपका है ये, ठीक। तो एक तरफ है जहां पे देखिए उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में एक जनसंख्या भूगोल को एक अलग ब्रांच के रूप में विस्थापित किया जा रहा था। इसी के आसपास देखिए 1960 के दशक की बात है,
हमारे भारत में भी क्या हो रहा है, इसको एक अलग ब्रांच के रूप में प्रतिस्थापित करने का कार्य हो रहा था ये। अगर भारत की बात करें हम लोग, चंडीगढ़ में आपका है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी वहां पर है, और वहां के जो प्रोफेसर थे गुरुदेव सिंह गोसाल, गुरुदेव सिंह गोसाल वही हैं जो कि आरसी चांदना के क्या है, गुरु है ये। आरसी चांदना का नाम सभी लोगों ने सुना है। तो आरसी चांदना है जो कि पहली बार भारत के जो रिसर्च की अगर बात करें हम लोग, पॉपुलेशन में जो सबसे पहले बार जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो क्या उत्तर बताएंगे, आरसी चांदना। किसके गाइड में किया था, तो उत्तर क्या होगा आपका, गुरुदेव सिंह गोसाल के नेतृत्व में इन्होंने किया था। इन्हीं का देखिए सबसे बड़ा योगदान आता है कि पीजी स्तर पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी को क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में प्रतिस्थापित करने का कार्य कर रहे हैं ये। कि सबसे पहले बार, क्योंकि देखिए शोध वही करेगा जो पीजी किया रहेगा, ठीक। तो यहां पर क्या है कि पीजी लेवल की जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को जो संचालित करने की बात आती है, किसका है, तो गुरुदेव सिंह गोसाल का आता है। किस यूनिवर्सिटी में है, तो उत्तर क्या होगा आपका, पंजाब यूनिवर्सिटी में है। और इन्हीं के जो रिसर्चर आते हैं कौन, आरसी चांदना आते हैं। आरसी चांदना है, इनके प्रथम रिसर्च स्कॉलर हैं ये, ठीक। इन्हीं के साथ मिलकर के एक व्यक्ति और आते हैं, सिद्धू। आरसी चांदना और सिद्धू, तो जो जनसंख्या भूगोल जो पुस्तक लिखी गई है इनकी, तो ये दोनों ने मिलकर के लिखी है, आरसी चांदना और सिद्धू ने मिलकर के की है। तो अगर भारत की बात करें कि भारत में फादर ऑफ पॉपुलेशन की ज्योग्राफी किसे कहा जाए, तो अगर वहां पे देखिए गोशाल वर्ड आएगा तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा वहां पर। और गोशाल की बात करें तो गोशाल आपके विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे आपके, इनका जो रिसर्च है आपका वहीं से कोरिलेटेड है। मतलब क्या कह सकते हैं कि त्रिवार्था के अंडर में इन्होंने रिसर्च किया था ये। तो इस तरह से देखिए एक क्रमबद्ध आपको मिलेगा कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो त्रिवार्था, और उन्हीं के शिष्य आपके कौन हैं, गुरुदेव सिंह गोशाल। और प्रोफेसर कहाँ के हैं ये, चंडीगढ़ में है आपके, पंजाब विश्वविद्यालय के। और इन्होंने ही सबसे पहली बार पीजी लेवल पर वहां पर क्या है, इसको डेवलप करने की यानी बात की थी ये, ठीक। और आरसी चांदना जो है इन्हीं के शिष्य हैं, और इन्होंने पहली बार इनके अंडर में क्या किया था, रिसर्च यानी करने का प्रयास किया था पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड। और इन्हीं की जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक आती है जनसंख्या भूगोल, तो सिद्धू और आरसी चांदना दोनों ने मिल करके ये लिखा हुआ है ये चीजें, ठीक। तो यहां तक तो ये कहा गया कि कैसे यानी ये विश्व में आपका डेवलप हो रहा है, और कैसे यानी ये भारत में डेवलप आपका ये होता है ये। एक यहां पे कमेटी है यूएसए में, एसोसिएशन ऑफ यहां पे जो कमेटी का नाम है एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स। और इसी
एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जो जोग्राफर्स है, वहीं पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार जो अभिभाषण देते हैं, तो अभिभाषण देने वाले कौन है आपके, ये त्रिवार्था महोदय हैं, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड वहां पे लोगों को यानी बताते हैं। और यहां से क्या होता है, इनकी ख्याति लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ पहली बार ऐसा यानी कोई व्यक्ति है कि यानी भूगोल में क्या एक अलग हट करके एक उसे एक क्रमबद्ध रूप में सिस्टमैटिक तरीके से इसको डेवलप करने की बात आती है। तो इस तरह से देखिए क्या हो रहा है कि जो स्टार्टिंग कैसे हो रही है 1953 के, कहां से होती है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जोग्राफर्स, वहीं पर इनके अभिभाषण से शुरू होता है। और वहीं से क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर इन्होंने ज्योग्राफी को स्थापित करने का प्रयास किया था। ये सब और इन्हीं के शिष्य कौन है, गुरुदेव सिंह गोसाल, जो कि इनके अंडर में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक, और इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से डेवलप किया। और इनके शिष्य कौन है, आरसी चांदना। तो इस तरह से इन तीन जोग्राफर का नाम जरूर याद रखिएगा। एक क्रमबद्धता मिल जाती, एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक, इसी में एक और आते हैं आपके J.I. क्लार्क। ये यहां पे जो अध्यक्ष आपके रहे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल यूनियन, जनसंख्या आयोग, अंतर्राष्ट्रीय भूगोल यूनियन, भूगोल यूनियन के अध्यक्ष थे। तो J.I. क्लार्क, इनकी जो प्रसिद्ध रचना आती है ये 1972 में आती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। 1972 में पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये क्लार्क। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग कि J.I. क्लार्क की लिखी हुई पुस्तक है ये। ठीक, तो इतना पॉइंट पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। वहां से चलिए नोट करिएगा। देखिएगा कि क्लार्क के समय ही, एक समय देखा जाए क्लार्क की जो पुस्तक आ रही है जनसंख्या भूगोल पर, और वहीं पर दूसरी ओर वी जेलेंस्की की जो सबसे प्रसिद्ध रचना आती है, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, कब आ रही है, 1966। और 1971 में ही इनका एक सिद्धांत आता है, गतिशील जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत आता है। गतिशील जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो इसी गतिशील जो संक्रमण जनसंख्या का जो सिद्धांत है, आगे आपका है नोटेस्टीन के द्वारा ये बढ़ाया जाता है। तो ये पूरा सिद्धांत हम लोगों को पूरा डिटेल हम लोगों को पढ़ना रहेगा, पूरा देखना रहेगा। और C.P. ब्लेकर, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने 1952 में इसके यानी जनसंख्या संक्रमण की 5वीं अवस्था के बारे में बताया था। ये जनसंख्या संक्रमण की 5वीं अवस्था के बारे में बताया था। C.P. ब्लेकर का था ये। C.P.
ब्लेकर, सीपी ब्लेकर का था ये। 1992 जनसंख्या संगठन की 5वीं अवस्था ये। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो जनसंख्या है आपका भूगोल आपका ये डेवलप यानी की तरफ यानी बढ़ रहा है। एडविन केनन आ चुका है क्वेश्चन अभी। एडविन केनन ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो थ्योरी दी गई थी, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, तो कौन थे? एडविन केनन के द्वारा। पॉपुलेशन थ्योरी तो किसके द्वारा दी गई है? आपको ये एडविन केनन के द्वारा दी गई थी। अनुकूलतम या इसी को हिंदी में कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। लिख लेना सर। हाँ, अनुकूलतम है जनसंख्या का सिद्धांत आता है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत में देखिए 3 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता आपका अधिक जनसंख्या और दूसरा आपका है न्यून जनसंख्या और जो तीसरा आपका होता है अनुकूलतम से रिलेटेड। अनुकूलतम से रिलेटेड 3 भागों में किया गया था। अधिक जनसंख्या का सिद्धांत देखिए क्या बताता है कि पॉपुलेशन अधिक होगा किसके? रिसोर्स से। किसी भी देश में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इतना ज्यादा होगा कि रिसोर्स उनका क्या है? सरवाइव नहीं कर पाएगा वो। न्यून जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है? इसी का जस्ट उल्टा कर देता है ये क्या बताता है कि पॉपुलेशन आपका कम होगा और रिसोर्स वहां पर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा और इतना ज्यादा होगा कि लोगों के सरवाइव से बहुत ही ज्यादा। और तीसरा जो बताया जाता है जिस हिसाब से यानी पॉपुलेशन है उस हिसाब से क्या होना चाहिए? रिसोर्स होना चाहिए। अनुकूल की तरफ से होता है ये। तो बात आती है कौन सी अवस्था अच्छी मानी जाती है? कौन सी अवस्था अच्छी मानी जाएगी कि बेटर कौन सा होगा इनमें से? बेस्ट कौन सा कहा जाए? क्या रिसोर्स बहुत ज्यादा हो जाना वो अच्छा है या पॉपुलेशन जनसंख्या हो जाना वो ज्यादा अच्छा है या इक्वल की तरफ जाए वो ज्यादा है? लेकिन सिद्धांत में देखिए हम लोग किधर जाते हैं? इसकी तरफ जाते हैं हम लोग। ज्यादातर देखिए आपका मानना तो यही होता है ना? हाँ, लेकिन लोग अनुपालन किसका करते हैं? इसका है। अगर संसाधन की बात करें, लोग इतना ज्यादा संसाधन एकत्र करने का प्रयास करेंगे, उनकी आपूर्ति से भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? उनकी जो आपूर्ति होती है उनका बहुत ही ज्यादा रहता है। तो इसकी तरफ तो एडविन केनन क्या बताते हैं कि हमारे लिए ये भी एक समस्या है और ये भी क्या होता है? एक समस्या ही है कि दोनों ही तरह क्या होते हैं? आपके पतन की तरफ जाते हैं। यानी अगर किसी के पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वो क्या होगा? वो धीरे धीरे यानी पतन की तरफ चला जाता है। वो बहुत सारे जो देश हैं इस श्रेणी में भी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? उनका यानी एक समस्या हो रही है वहां पे। और वो लोग क्या करें कि जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए वहां पर यानी रिवार्ड की बात देते हैं, प्राथमिकता यानी दे रहे हैं वो सब चीजें। तो इस तरह से यानी एडविन केनन का जो ये सिद्धांत आपका है। डाल्टन महोदय हैं जो जनसंख्या अनुकूलतम के मापन के लिए सूत्र प्रयोग किए हैं।
अनुकूल अनुकूलता में सूत्र, ये क्या बताते हैं? हालांकि इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल यानी जब सिद्धांत आएगा पूरा ये पढ़ेंगे। तो इसके विकास में देखिए एडविन कैनन का भी आता है और डाल्टन का भी आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता है जो अनुकूलतम से संबंधित नहीं है इसमें? तो दोनों ही आपके हैं, एडविन कैनन भी है जो कि सबसे पहली बार है, डाल्टन महोदय हैं, फिर इसके बाद एक के सिज्विक महोदय आते हैं। सिज्विक के महोदय आ रहे हैं और इनका जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, फिर किसके द्वारा आपका ये? सिज्विक के द्वारा है ये। तो इस प्रकार यहां से देखिए क्या है कि जो एक सिद्धांत के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में प्रस्थापित करते हैं तो आपका सिज्विक यानी आता है ये। तो तीनों पे क्वेश्चन आया हुआ है, कैनन का भी आया है, डाल्टन है और सिज्विक। ठीक, तो एक सैद्धांतिक के रूप में, जो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया है, आगे चल करके विस्तार किया, वो किसके द्वारा किया जाता है? सिज्विक महोदय के द्वारा ये किया गया है ये। ए गुइलार्ड, (1855) में सर्वप्रथम जानकी में डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने। जानकी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? गुइलार्ड महोदय थे। डेमोग्राफी शब्द का यह गुइलार्ड। इसके बाद अगले आते हैं रॉबिन्सटन। रॉबिन्सटन, इनका देखिए मानना क्या था कि जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, प्रोडक्शन जितना ज्यादा अधिक करेगा वहां की जनसंख्या क्या होगी? उतनी ही ज्यादा अनुकूल होती है। जनसंख्या अनुकूल होती है। यानी इन्होंने क्या किया? एक उत्पाद से यानी जोड़ दिया है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति को क्या करता है? ये अग्रेसित करता है कि निठल्ले व्यक्ति ना बने रहिए। आप लोग क्या करिए? हमेशा उत्पादन की तरफ यानी रिसोर्स की तरफ ध्यान दीजिए। अगर रिसोर्स की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो परिणाम क्या होगा आपका? ये अधिक जनसंख्या का यानी हम लोग चले जाएंगे, यानी हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी कि हम अपने परिवार का सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अपने तहसील का नहीं कर पाएंगे, अपने देश का नहीं कर पाएंगे, अपने विश्व का नहीं कर पाएंगे। तो रॉबिन्सटन का यहाँ पे आता है, ये सब क्या है? प्रेरणा देती है लोगों को एक तरह से। और किस तरह से प्रेरणा देती है? कि उत्पादक योग्य बनाती है, यानी किसी के दूसरे आश्रय पर नहीं रहना चाहिए। ठीक, और यही काम देखिए रॉबिन्सटन का ही काम कौन? हमारे पेरेंट्स लोग करते हैं कि हम लोगों को क्या करते हैं? रिसोर्सफुल बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। कभी कभी वो ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे आपको
जो कि एरो की तरह, तीर की तरह चुभेगा। और ऐसा वो तीर लगता है कि जैसे लगता है कि दोनों के रिश्तों को क्या विक्षेपित करता है, अलग करेगा वो आपको। कहेगा कि आपको लगेगा कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन के रूप में है ये। तो दुश्मन के रूप में नहीं होते, बल्कि क्या वो जो एक जीवन के कहते हैं ना कि छेनी हथौड़ी पत्थर वाली जो कहानी आती है, वो एक वो उसका रूप होता है वो। तो कभी भी उनके बातों को अन्यथा में नहीं लेना चाहिए, बल्कि क्या है, एक लोगों की जो आवाज होती है, जो कभी ना कभी लोग दूसरे लोगों को आपको बोलेंगे, तो वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई मेरे बेटे का क्या करे, हतोत्साहित करे, उनका मनोबल यानी डाउन करे, इसलिए वो आपको ऐसा बोलने का प्रयास करते हैं। और यही रॉबिन्सटन का देखा जाए दूसरा रूप, आप क्या, माता पिता के बाद आपके कौन आता है, गुरु आते हैं आपके। वो बार बार आपको टोकते रहते हैं आपको। तो वो भी नहीं चाहते हैं कि मेरा पढ़ा हुआ जो शिष्य है वो हमेशा किसी के ऊपर, दूसरे पर आश्रित ना रहो। वो भी कहते हैं अपने पैरों पर यानी खड़ा हो वो चीजें। तो रॉबिन्सटन का बहुत ही बढ़िया इनका सिद्धांत आता है ना, इनको ध्यान में रख रहे, क्वेश्चन आ चुका है। तो इनका देखिए क्या है कि हमेशा बताते हैं कि लोगों के प्रोटेक्शन, संसाधनों के उत्पाद की तरफ कहते हैं लोग, कि लोगों को क्या करते हैं, जनसंख्या को क्या करना चाहिए, एक संसाधन फुल यानी रिसोर्स योग्य बनाने की बात करते हैं ये, कि जितना यानी ज्यादा वो रिसोर्स फुल होगा, वो देश क्या होगा, उतनी ही ज्यादा जनसंख्या अनुकूलतम की ओर अग्रसर होगा। ठीक, बहुत से ऐसे शिकायत आती है कि ज्यादातर जो टीन एज के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं बार बार क्या आप हमेशा हमको टोकते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं, ऐसे ऐसे सब चीज, तरह तरह की बात आती है। ये सब चीजें उनका ईगो जो होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। तो पिता वो जानते हैं, देखिए रॉबिन्सटन यानी जानते हैं कि अगर उसको टोका नहीं जाएगा तो बच्चा क्या होगा, कि एक कच्चे घड़े की भांति है वो। और जो कच्चा घड़ा होता है देखिए उसको बहुत ही यानी सहारा देना पड़ता है चारों। देखिए जब कुम्हार उसको बनाता है तो कितना उसको बैलेंस बना के रखता है ये। बनाने के बावजूद जब पकने की बात आती है, जो टीनेज में बच्चा पकता है वो, उसमें बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं, जो कि कुम्हार के दुश्मन होते हैं, वो लोग क्या करेंगे, चलते फिरते रहेंगे उसमें छेद कर देते हैं, पत्थर मार देते हैं। देखते हैं ऐसा, जब पक रहा है यानी जब धूप में सिकाई हो रही है उसकी, तो कोई गया ऐसे एक पिन लिया और पिन लेकर चुभा दिया, लीकेज कर दिया। वही टीन एज में आपके जो लोग होते हैं, कुछ जो दोस्त होंगे जो आपको गलत रास्ते की तरफ मोड़ कर देते हैं। अब ये बताइए कि अगर किसी में कोई घड़ा है और उसमें अगर छेद कर दिया जाए और उसको पकाने के बाद कर दिया जाए, तो क्या वो किसी काम का रहा, वो नहीं रहा। यही सेम बिल्कुल हमारे जीवन के साथ होता है, टीन एज के साथ होता है, कि पिता आपको बार बार क्या करेंगे, उसको बचाने का प्रयास करेंगे, आपको रोकने का प्रयास करते हैं, अब संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे, 90% बच्चे क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, दूरियां बना लेते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं वो। अगर इस स्टोरी को ध्यान में रखेंगे, क्या रॉबिन्सटन आपको जीवन भर आपको याद रखेंगे ये, कि हमारे क्या है, रिसोर्सफुल की यानी बात करते हैं। इस तरह से क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत को और अच्छे की तरफ यानी ये मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं ये। लिविंगस्टीन महोदय हैं इसके बाद। एच लिविंगस्टीन, इनका ही बहुत बढ़िया आता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, हमारा आर्थिक स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि दर क्या हो जाएगी, घटती जाती है। आर्थिक स्तर अगर इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो परिणाम क्या होगा कि वहां की जो जनसंख्या ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो क्या होगी आपकी, डाउन हो जाती है आपकी। किसका है, लिविंगस्टीन का सिद्धांत आता है कि मतलब किसी भी परिवार की अगर आर्थिक स्तर बढ़ेगा, अब आर्थिक स्तर किस रूप में बढ़ सकता है, बिजनेस के रूप में बढ़ सकता है, उसके पास कोई टेक्निकल इस तरह से नॉलेज हो, उससे हो जाएगा आपका, उसके पास कोई हुनर हो जाएगा,
विशेष रूप से किसी में हुनर आ जाएगा या सर्विस सेक्टर में चला जाएगा वो। तो ये सब चीज क्या होते हैं कि उसके आर्थिक स्तर को बढ़ा देते हैं ये। और जब ये आर्थिक स्तर को बढ़ जाएगा तो परिणाम क्या होगा कि वहां की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होगी, अपने आप क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाता है। वो परिवार क्या होता है, चैतन्य हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आर्थिक स्तर बढ़ रहा है तो अपने आप को व्यस्त लाइफ कर लेता है वो। और जब व्यस्त लाइफ कर लेगा तो उसको लगेगा कि ऐसा है कि परिवार एक लिमिट दायरे में रहे। जितना ज्यादा रहेगा तो उसके आर्थिक विकास में क्या होगा, सब बाधा बनते हैं वो। एक उसके अंदर समझदारी आती है इस तरह से। और इस तरह से वो व्यक्ति क्या करता है, जो बिजनेसमैन है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करता है कि अपना एक बिजनेस का क्या करेगा वो, उसको लगेगा कि वो उसके यानी समस्या यानी अड़चन पैदा करती है वो। और इस वजह से वो क्या करेगा कि अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को क्या करता है, वो कम करने का प्रयास करता है। अब ये देखिए अप्लाइड के रूप में ले आइए, क्या ये सही है कि गलत है सब चीजें। जब तक इसको एप्लीकेशन में नहीं लाएंगे तब तक क्या, ना तो लिविंगस्टन याद होंगे ना तो रॉबिन्सन आपको याद होंगे, एक भी याद नहीं होंगे। तो टीन एज का जो एक कहानी बताएगा आपको, हमेशा रॉबिन्सन से जोड़ते रहिएगा आपको। कि हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि एक रिसोर्स के रूप में यानी बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम लोग रिसोर्सफुल होंगे, हम लोग क्या होगा अपने परिवार के लिए उतने ही ज्यादा अनुकूल होंगे। और रिसोर्सफुल नहीं होंगे तो हम लोग क्या होंगे, दूसरे के ऊपर बोझ बने रहेंगे। आप लेविस्टीन बता रहे हैं कि अगर आपका इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगा तो आपके यहाँ का जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट क्या होगा, आपका डाउन होगा। यानी इस तरह से क्या हो रहा है कि अमीरी और गरीबी की तरह से जोड़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि जो रिच पीपल होगा, या ये कह सकते हैं जो रिच कंट्री होगा, वहां की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी, और रिसोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन वहीं पर देखिए क्या है, कैनन महोदय क्या कर रहे हैं कि इतना भी ज्यादा उसको ना करें कि जनसंख्या न्यून हो जाए, रिसोर्सफुल क्या हो जाए, आपके बहुत ही ज्यादा हो जाए। कि ये भी क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे समस्या को इंक्रीज करता है। मतलब है ना, समस्या नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हमारे पास संसाधन है, हम अपने आप को इतना ज्यादा आर्टिफिशियल लाइफ बना रहे हैं कि नेचर के साथ यानी एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। यानी नेचर हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी है, प्रकृति, कि ना तो थोड़ी सी धूप यानी सहन कर पा रहे हैं, ना तो तेजी से आंधी तूफान को सहन कर पा रहे हैं, और कोई भी आपदा महामारी आते तुरंत उसके शिकार हो जा रहे हैं। तो इस तरह देखिए क्या है कि ये भी ध्यान रखिएगा लेविस्टीन का कि अगर आर्थिक स्तर बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ तो लाइफ को क्या बनेगा, आपको आर्टिफिशियल लाइफ बना देता है, लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं। और ये आर्टिफिशियल जो लग्जरी लाइफ क्या होता है, हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसमें क्या होगा, एक बैलेंस बना करके रखना। टेलर का जो सिद्धांत है आपका ये, टेलर यही तो बात बता रहा है, वैज्ञानिक के नियतिवाद की तरफ जो ले जाता है वो, कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच में क्या कैसा होना चाहिए, एक अनुकूलतम यानी कोरिलेशन की बात करता है, वैज्ञानिक निश्चयवाद की तरफ जो कि ले जाता है वो। ठीक, तो इस तरह से रॉबिन्सन और लेविस्टीन ध्यान रहेगा। सिज्विक जो कि बहुत ही ज्यादा यानी जो कैनन की थ्योरी है उसी को एक सिद्धांत के रूप में ये प्रस्तुत करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी थ्योरी के रूप में। डाल्टन है मैथमेटिकल रूप में सूत्र दे रहे हैं, और सबसे पहले आपके एडविन कैनिन आपके ये आते हैं। तो ये सब देखिए भूगोलवेता हैं जो लोग क्या करते हैं कि कैसे कैसे यानी जनसंख्या को आगे यानी जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपका उसको यानी इंक्रीज कर रहे हैं, उसको सिद्धांत के रूप से यानी व्यवहारवादी बनाने का प्रयास करते हैं। क्लोरेंस की एक पुस्तक आती है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट क्वेश्चन आ चुका है भी आपका। तो किसका आपका है, एजे फॉल, और दूसरे इसके साथ है आपके क्लोरेंस। क्लोरेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आता है इस पे क्लोरेंस पे। एजे फॉल और क्लोरेंस ने मिलकर के लिखी थी
पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमी डेवलपमेंट, मतलब क्या है, जनसंख्या जो आपकी बढ़ रही है वो इकोनॉमी जो डेवलपमेंट है उसके साथ यानी क्या कर रहे हैं कि कोरिलेशन करने की बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है हमारे इकोनॉमी डेवलपमेंट से कैसे यानी जुड़ा हुआ है, उसके सामाजिक स्तर से कैसे जुड़ा हुआ है, उसके जैविक स्तर से कैसे जुड़ा हुआ है। यानी कहीं कि किसी भी देश का अगर है जनसंख्या ग्रोथ है काफी ज्यादा है, इंक्रीज है, तो वहां पर क्या होगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, वो आपका नीचे की तरफ यानी जा रहा है। और यही ग्रोथ रेट अगर देखा जाए आपका डिक्रीज होता है तो हमारा क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाता है। यानी दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप की बात करते हैं, कौन है, फ्लोरेंस महोदय आप कहते हैं। तो इतना तो देखिए इन लोगों ने काम किया सब चीजें, और इसी में हम लोग सिद्धांतों की तरफ यानी चलेंगे कि जिसमें देखेंगे हम लोग कि जोन एंड स्टेटा थ्योरी आती है, ये अलग से यानी सिद्धांत, एक एक सिद्धांतों को सबको यानी देखेंगे। पहले यानी हम लोग जनसंख्या पर ज्यादा ना जाकर के पहले क्या है, प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हो रही है, प्रजातियों की उत्पत्ति यानी जो रेसेस है वो उनका ओरिजिन कैसे होता है। जैसा कि इसमें एक आपके हैं टेलर महोदय हैं कि उनका एक कथन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है। जो मानव प्रजातियां होती हैं वो क्या होती हैं, नस्ल को प्रकट करते हैं। वेरी गुड, आ चुका है क्वेश्चन, प्रकट करते हैं ना कि सभ्यता। और इनका यही कथन क्या होता है, जोन एंड स्टेटा थ्योरी की बात करती है। तो जोन एंड स्टेटा थ्योरी के अनुसार देखा जाए कि टेलर के अनुसार प्रजातियों की उत्पत्ति कहां पर हुआ है, तो क्या बताएंगे आप लोग, कैस्पियन सागर और यूराल जो आपका क्षेत्र है, नदी आपका, तो उसी के मध्य एशियाई वाले आसपास क्षेत्रों में इनके अनुसार यानी यहाँ पर माना जाता है ये। तो टेलर के अनुसार आपका है मध्य एशिया वाला जो एरिया है वहां पे इनका उत्पन्न होता है। हाँ, डॉट कीथ महोदय हैं इसी में एक, ये क्या बताते हैं, प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है वो कहां पर होती है, अफ्रीका में होती है वो। हाँ, इन्हीं का ज्यादातर ये मान्य है। डॉट केथ का कहां पे है, अफ्रीका को बताते हैं। और वहीं पर आपका असबर्न, हाँ, असबर्न का देखिए मानना क्या है कि इनका जो तिब्बत और मंगोलिया, तिब्बत और मंगोलिया, ठीक ना, तिब्बत और मंगोलिया, ठीक। तो इसके बाद जो अलग अलग भूगोलवेता लोग आएंगे, जैसे कुबियर महोदय आएंगे, टोपीनाड पे आएंगे, ठीक, और इसी में आपका हेडन महोदय आएंगे। तो इन लोगों, टेलर महोदय आएंगे, सबका अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। कोई आपके हैं कद के अनुसार करते हैं, कोई कलर के अनुसार करेंगे इसी में, और कोई आपके हैं नासिका सूचकांक के आधार पे करेंगे, कोई मस्तिष्क सूचकांक के सर कपाल सूचकांक के आधार पे वर्गीकरण करेंगे, ठीक। तो इतना पॉइंट इसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। बिल्कुल, अलग अलग प्रजातियां